हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास देखेंगे। आज सिर्फ हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि फ्रेमवर्क यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्रेम कैसे हुआ था, और दूसरा देखेंगे हम सेक्शन ओवरव्यू और कुछ ओल्ड केस लॉ भी देखेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे आया। देखिए, जब शुरू का टाइम था, शुरू में ऑनरशिप जैसी कोई चीज़ नहीं थी। शुरू में ऑनरशिप नहीं हुआ करता था, तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम। लेकिन बाद में ऑनरशिप का सिस्टम आया, लोगों के पास खुद की चीज़ें होने लगी। उसके बाद आया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में। बार्टर सिस्टम ये होता था कि जिसमें लोग एक्सचेंज करते थे अपनी वस्तुओं को। जैसे मान लीजिए कि कोई डेंटिस्ट है, उसके अंदर क्वालिटी है लोगों के दाँतों का इलाज करता हो, लेकिन वो खेती नहीं करता था, वो अनाज नहीं पैदा करता था, सिर्फ़ वो दाँतों का इलाज करता था। तो जो किसान होता था, उसको दाँतों का इलाज करवाना था, तो इसमें क्या करते थे कि वो फ्री में उसके किसान के दाँतों का इलाज कर देता था, और किसान क्या करता था, उसको फ्री में अनाज दे देता था। तो एक्सचेंज हो जाता था, मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, सामने वाले से अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर ले। एक तरह से देखा जाए तो स्वैपिंग किया जाता था चीज़ों का। गुड्स का एक्सचेंज होता था, सामान का एक्सचेंज होता था। ओके, उसके बाद धीरे धीरे सिविलाइजेशन आया, लोग एजुकेटेड होने लगे, ट्रेड बढ़ने लगा, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेड के लिए जाने लगे। तब आया कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उसके बाद आया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इंस्पायर्ड है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब इंग्लिश लॉ से है। आपको पता है कि हमारा कंट्री इंडिया जो है काफ़ी टाइम तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। जितने भी लॉज़ हमारे यहाँ इंडिया में हैं, मैक्सिमम लॉ जो हैं वो इंग्लैंड के ही लॉ हैं, कॉमन लॉ से ही आया है, अंग्रेज़ों की देन है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ट्रूली एंड टोटली इंस्पायर्ड बाय कॉमन लॉ से है, क्योंकि ये 1872 का लॉ है। कुछ चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम, थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, बट मेयरली जो मेन लॉ है वो आपका कॉमन लॉ पे ही बेस्ड है। ठीक है, लेकिन जो कॉमन लॉ है वो ग्रीक फिलॉसफी से बेस्ड है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट और पुराने केस लॉज देखेंगे। ये काफ़ी पुराने केस लॉज हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी पहले के केस लॉज हैं। इस कॉन्सेप्ट के आने से पहले का केस लॉ है। ठीक, जो पहला केस है वो हम्बर फेरी मैंस केस है। 1348 का केस है। केवी लिखा हुआ है, केवी का मतलब होता है किंग बेंच। ठीक, तो इस केस में ये डिस्कस किया गया था कि जो ओरल एग्रीमेंट्स हैं वो सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो केस लॉ है वो स्लैट वर्सेस मोर्ले का केस है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ है। इसमें एजम्पट क्लेम का नया कॉन्सेप्ट आया था। इसका मतलब होता है कि अगर आपको किसी की वजह से कोई भी लॉस होता है, तो आपको राइट है कि आप अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है या फिर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। अगला जो केस है वो ल्यूक वर्सेस लाइट का है। ये भी केवी के यानी कि ओल्ड लॉ का ही केस है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स होते हैं उसको डिस्कस किया गया था। ऐसा बोला गया था कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ सर्टेन टर्म्स होनी चाहिए। जो टर्म्स होनी चाहिए, जैसे कि आप मान लो कि अपनी कार परचेज कर रहे हो और आप किसी से पैसे ले रहे हो। ठीक, तो आपके जो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। यानी कि आपको इतने मनी में, मान लो 10 लाख रुपए में मैं अपनी कार दे रहा हूँ, सेकेंड हैंड कार दे रहा हूँ या फर्स्ट हैंड जो भी है, तो आपको 10 लाख रुपए में, यानी कि एक सर्टेन टर्म है, आपको कार ही देनी है। ये भी सर्टेन है आपको, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि 10 लाख है, 11 लाख है, 12 लाख है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, दूसरा जो होता है ऑफ़र मिरर्ड बाय एक्सेप्टेंस। जैसे ऑफ़र होना चाहिए उसी के बदले में आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऑफ़र किसी और चीज़ का दे रहे हो, एक्सेप्टेंस से हो रही है किसी और चीज़ की। आप ऑफ़र दे रहे हो गाड़ी के लिए, सामने वाला एक्सेप्टेंस दे रहा है आपका घर के लिए। ठीक, तो ऑफ़र जो एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए, दोनों एक ही चीज़ के लिए होनी चाहिए। दूसरा, सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कार के बदले में आपको पैसे मिलने चाहिए। एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करता है। तीसरा जो होता है फ्री विल होना। फ्री विल होने का मतलब होता है आज के टाइम में जिसको हम फ्री कंसेंट कहते हैं, यानी कि आपके
आपकी जो कंसेंट है, आपकी जो इच्छा है फ्री होनी चाहिए। वो किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में या फिर फ्रॉड के या फिर डर के मारे या कोर्सन में, किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए, फ्री विल होनी चाहिए। तो ये जो तीसरा केस है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को डिस्कस किया गया था। ये 3 केस लॉ है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। कभी-कभी आप इसको अगर अपने आंसर के साथ लिखते हो तो आपका जो क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। एंशिएंट टाइम में हमारे यहाँ हिंदू लॉज फॉलो होते हैं। जब हिंदूज़ का टाइम था तो उस टाइम हमारे वेद मनुस्मृति वगैरह स्मृति वगैरह होती थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लॉज फॉलो होते थे। उसके बाद मुस्लिम रूल्स आया इंडिया में, तो मुस्लिम्स अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के रूल फॉलो करते थे। उसके बाद जब कंट्री में ब्रिटिश का टाइम आया तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लगा कि सब लोग अपने अपने पर्सनल लॉज फॉलो कर रहे हैं। हिंदूज़ अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करते थे, मुस्लिम अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करते थे, तो उनको होने लगी दिक्कत। वो चाहते थे कि वो अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट चलाएँ। वो एक यूनिक लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में लाएँ जिसके अकॉर्डिंग उनका जो काम है वो और भी ईज़ी हो जाए। ठीक है? तो उसके बाद इंडिया में कॉन्सेप्ट आया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो आपको पता है कॉमन लॉ से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है? तो ये इंडिया में कैसे आया और उसकी फ्रेमिंग कैसे हुई? तो इंडिया में जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया तो ये 3 फ़ेज़ में फ्रेम हुआ था। फर्स्ट फ़ेज़ में जो इसकी फ्रेमिंग हुई थी, थर्ड लॉ कमीशन में हुई थी। 1861 से लेके 1866 का टाइम के एरा में इसकी फ्रेमिंग हुई थी। इसके जो चेयरमैन थे, लॉर्ड जॉन रॉमिली थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये पहला ड्राफ्ट था। ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसको डिसॉल्व कर दिया गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो शासन था उसको इंडिया के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जब उनका शासन नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे तो उनके लॉज कैसे एक्सेप्ट करते? तो उन्होंने बहुत विरोध, उनको लगा बहुत विरोध होगा। अचानक से ये अप्लाई कर पाना, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाना थोड़ा मुश्किल हो पाता था, क्योंकि यहाँ पे हिंदूज़ अपने लॉज फॉलो करते थे, मुस्लिम अपने लॉज फॉलो करते थे। तो इसको अप्लीकेबल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए इसको डिसॉल्व कर दिया गया, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फर्स्ट फ़ेज़ जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद आया सेकंड फ़ेज़, ये भी थर्ड लॉ कमीशन में ही आया था। ओके, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1866 टू 1870 तक था। इसमें क्या किया गया, जो रॉमिली के द्वारा फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था, उसी ड्राफ्ट को इसमें लिया गया और इसमें क्या किया गया, फर्स्ट ड्राफ्ट को ही एक्सटेंड कर दिया गया और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया। उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई, जैसे इंग्लिश कॉमन लॉ को ऐड किया गया, न्यूयॉर्क कोड को ऐड किया गया, इंडिया के जो कस्टम यूजेस हैं उन्हें ऐड किया गया। अंग्रेज़ों को लगता था कि अगर यहाँ के कस्टम और यूजेस को ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ के लोग रिवोल्ट कर देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने चालाकी क्या की कि यहाँ के कस्टम और यूजेस को एक्सेप्ट किया, उसमें ऐड किया। लेकिन जो यहाँ के कस्टम और यूजेस थे उन्हीं को एक्सेप्ट किया गया जो इस एक्ट से कंसिस्टेंट थे। कंसिस्टेंट का मतलब कि इनके एक्ट के जो प्रोविज़न थे उनको ब्रीच नहीं करते थे, उनको वायलेट नहीं करते थे, उन्हीं कस्टम और यूजेस को एक्सेप्ट किया गया था। आप इसको सेविंग क्लॉज़ के साथ रीड कर सकते हैं। ये सेविंग क्लॉज़ जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 का सेविंग क्लॉज़ है, उसमें इस बात का डिस्कशन किया गया है कि कस्टम और यूजेस को एक्सेप्ट किया गया था। अब आता है तीसरा फ़ेज़। तीसरा फ़ेज़ जो आया उसमें क्या किया गया, जो सेकेंड ड्राफ्ट था उसी को रिवाइज किया गया, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। यही जो थर्ड फ़ेज़ था, सेकेंड ड्राफ्ट को जब रिवाइज्ड करने के बाद बना था थर्ड फ़ेज़, यही हमारा फाइनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था। अब सबको पता है कि इसके चेयरमैन थे सर जेम्स स्टीफन, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ड्राफ्ट किया 1872 वाले को। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जो थर्ड फ़ेज़ था इसमें क्या किया गया था कि जो सेकेंड ड्राफ्ट था, सेकेंड फ़ेज़ का जो सेकेंड ड्राफ्ट था उसी को क्या किया गया था, थोड़ा बहुत चेंज करके इंटरप्रिटेशन क्लॉज़ को ऐड कर दिया गया, और कुछ खास नहीं किया गया था, थोड़े बहुत ही चेंज हुए थे। इंटरप्रिटेशन क्लॉज़ को ऐड किया गया था, फिर हमारा फाइनली बन के तैयार हुआ था 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 25 अप्रैल को इसे इनेक्ट किया गया, इसको फाइनल कंसेंट मिल गई 25 अप्रैल 1872 में, और इसको 1 सितंबर 1872 को क्या किया गया, लागू कर दिया गया, इन्फोर्स कर दिया गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं।
इस एक्ट के इंडिया में आने के बाद ये पहला केस लॉ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, इसको आपको याद करना होगा। माधव चंद्र वर्सेस राजकुमार। कुमार की स्पेलिंग जो है वो उस टाइम की है, अंग्रेज ऐसे ही लिखते थे। हम जो कुमार लिखते हैं KUMAR लिखते हैं, लेकिन वो लोग जैसे बोलते थे वैसे लिखते थे, तो इसको ज़्यादा माइंड नहीं करना है। ठीक है, आप केस का नाम रट लेना, जैसे लिखा गया आप वैसे ही लिखना, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है 1873 का। इसमें क्या हेल्ड हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इन्फोर्समेंट के बाद जितने भी पर्सनल लॉ हैं, हिंदूज़ के, मुस्लिम के जितने भी पर्सनल लॉ हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया है। उसको अब वो कहीं भी अप्लीकेबल नहीं होंगे, अब सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूज होगा। पर्सनल लॉ का एंड हो गया है, लेकिन जो कस्टम और यूजेस थे पर्सनल लॉ के, उनको एक्सेप्ट किया गया था, उन्हीं कस्टम और यूजेस को एक्सेप्ट किया गया था जो इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कंसिस्टेंट थे, वैलिड थे उनके अकॉर्डिंग। अगर वो इनको ब्रीच करते तो उन्हें भी हटा दिया जाता। ठीक है, तो मेनली जो पर्सनल लॉ है उनको हटा दिया गया था, लेकिन कुछ कस्टम और यूजेस को एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसको आप याद कर लेना। अब क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सब्सटैंटिव लॉ है या फिर प्रोसीजरल लॉ है। तो एंसन एक जूरिस्ट थे उस टाइम के, फिलोसफर थे और जूरिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि पेक्युलर ब्रांच ऑफ सब्सटैंटिव लॉ, स्ट्रेंज ब्रांच ऑफ सब्सटैंटिव लॉ, इसका मतलब होता है पेक्युलर मतलब स्ट्रेंज ब्रांच ऑफ सब्सटैंटिव लॉ। स्ट्रेंज ब्रांच इनको इसको क्यों कहा उन्होंने, एंसन ने, इसलिए कहा क्योंकि आप अगर नॉर्मली देखोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, तो इसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर्म कैसे हुआ। एक तरह से देखा जाए तो ये दिखा जाता है कि प्रोसीजर है, फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फॉर्मेशन का प्रोसीजर है। तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं, देख के लगेगा कि ये सब्सटेंटिव नहीं प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन की बात करता है। जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो आपके राइट एंड लायबिलिटी को बताता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ फॉर्मेशन की बात करता है, ये एक प्रोसीजर है, लेकिन जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो कोर्ट के प्रोसीजर की बात करता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसीजर की बात करता है। ये नहीं बताता है कि कोर्ट में इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होगा उसका प्रोसीजर बताता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सब्सटेंटिव लॉ है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख कर के लगता है कभी कभी लोगों को कि ये प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन की, कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसीजर को बताता है, न कि कोर्ट के प्रोसीजर को। इसीलिए स्ट्रेंज ब्रांच ऑफ सब्सटेंटिव लॉ इसको एंसन ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक एग्जॉस्टिव लॉ है। एग्जॉस्टिव लॉ का मतलब होता है कि कंप्लीट लॉ है। इसका आंसर देखते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, ये कंप्लीट लॉ नहीं है। इसका आंसर आपके पेयर एक्ट में ही दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रियम्बल है उसमें कहीं भी कंसोलिडेटेड लॉ यूज़ नहीं हुआ है। जिन एक्ट में कंसोलिडेटेड वर्ड यूज होता है वो एक कंप्लीट लॉ होता है, क्योंकि सारे एक्ट को मिला करके उस कोड को बनाया जाता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें कहीं भी कंसोलिडेटेड लॉ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो अदर एक्ट का पेरेंट एक्ट कह सकते हैं कि है। जैसे कि आपका हो गया सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, या फिर TPA हो गया, सारे हो गया, इन सब का ये पेरेंट एक्ट है। पार्टनरशिप हो गया, ये पेरेंट एक्ट है। इरावती वर्सेस भगवान दास एक 1891 का प्रीवी काउंसिल का केस है, इसमें बताया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी केस में मिलेगा। आप इस केस को इस क्वेश्चन के आंसर के साथ कोट कर सकते हो। इसमें ये बताया गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कंप्लीट कोड नहीं है। ये ही सिर्फ नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट के सारी चीज़ों को डील करता है, और भी कई सारे एक्ट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं है। जो लेजिस्लेचर था उसने इसको एग्जॉस्टिव नहीं बनाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट हैं, आपके रेंट लॉज हो गए, TPA हो गए, सारे हो गए, और भी जैसे पार्टनरशिप एक्ट, सोगा एक्ट हो गया, कई सारे एक्ट हैं। अगर सबको मिला करके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया जाता तो बहुत लेंदी हो जाता, बहुत बल्कि हो जाता। ठीक है, तो इसको अलग अलग किया गया था, तो इसलिए ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, इस केस में बताया गया था।
ये अकेला ही नहीं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील करता है, इसके अलावा भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ स्टैट्यूट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील करते हैं। एनआई एक्ट हो गया, टीपीए हो गया, रेंट लॉज हो गया, सोगा हो गया, ये सारे एक्ट भी जो है कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो जनरल प्रिंसिपल की बात करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की जनरल प्रिंसिपल की बात करता है। तो इसको आप कंप्लीट लॉ नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट से डील करने वाले बहुत सारे लॉज हैं। एग्जाम्पल नोट्स में लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लेना। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन का ओवरव्यू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पहले जब था 1 से लेकर के 266 सेक्शंस थे, 1 to 266 सेक्शंस थे पहले। इसमें जनरल प्रोविजन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एजेंसी, पार्टनरशिप एक्ट, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन टाइम टू टाइम ट्रेड बढ़ने लगा, बहुत सारे ट्रेड से रिलेटेड क्राइम होने लगे, तो क्या हुआ कि सेल्स और गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को अलग कर दिया गया। इन दोनों को, सेल्स एंड गुड्स एक्ट को रिपील करके एक नया एक्ट बना दिया, पार्टनरशिप एक्ट को वहाँ से रिमूव करके एक नया एक्ट बना दिया। तो ये दोनों एक्ट हटने के बाद सिर्फ आपका जनरल प्रोविजन, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एजेंसी, इतना ही टॉपिक बच गया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आपको बीच बीच में से पहली बार आप पढ़ोगे तो बीच बीच में कुछ सेक्शन गायब मिलेंगे, इसके पीछे यही रीज़न है, क्योंकि 76 to 123 सोगा हटा करके सोगा एक्ट बन गया है, 239 to 266 सेक्शन को हटा करके पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले जो दिया गया शुरुआती में वो जनरल प्रिंसिपल दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और दूसरा है वो कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। सेक्शन 1 to 75 जो है वो जनरल प्रिंसिपल से डील करता है, बाकी 124 से जो है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। इसमें जनरल प्रिंसिपल में कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने ब्रीच कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के बाद आपको डैमेजेस कैसे मिलेंगे या फिर आपकी रेमेडी क्या होगी, ये आपके स्टार्टिंग के सेक्शन में दिया गया है। उसके बाद जो दिया गया है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया गया है, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एजेंसी, ये स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो रेमेडी है, कुछ रेमेडी आपको डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, लेकिन अगर आपको अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है तो आपको एसआरए के अंडर में क्लेम करना होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये दूसरा एक्ट है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग दिया हुआ है, ठीक है। आपको रेमेडी में अगर कंपनसेशन या डैमेजेस चाहिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही अंडर में रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है, यानी कि जो आपका लॉस हुआ है उसी काम को आपको करवाना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है, तो उसके लिए आपको एसआरए के अंडर पढ़ना होगा। तो हम अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। जनरल प्रिंसिपल जो कॉन्ट्रैक्ट के दिए हैं 1 to 75 उसको देख लेते हैं। 1 to 30 सेक्शन में आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फॉर्म किया जाएगा, क्या क्या आपके एसेंशियल्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, वो चीज़ें दी हुई हैं। 31 से 36 के में दिया हुआ है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। 37 से 67 दिया हुआ है परफॉर्मेंस, मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म करोगे। 68 to 72 दिया गया है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट की तरह लगते हैं, ये डीम्ड लाइक कॉन्ट्रैक्ट होता है, न कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्चुअली में ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं हैं, बट इसके जो राइट एंड लायबिलिटीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की ही तरह होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है 73 to 75, ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये बेसिक हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। कल से हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट देखेंगे, सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी डाउट हो आप फ्रीली कमेंट में पूछ सकते हो। ओके।